नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में, जिसका कि आज दूसरा लेक्चर है। और इसमें हम आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट टू देखेंगे पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे ताज का शासन, जो कि 1858 से और स्वतंत्रता तक, हमारी स्वतंत्रता तक 1947 तक रहा था। और इसमें पहला जो अधिनियम था वो था भारत शासन अधिनियम 1858, जो कि 1857 की क्रांति के बाद आया था। 1857 की क्रांति जो था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था। और इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, और जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित हो गया। अब हम इस अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं, जो कि मुख्य प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे। इसमें पहला था कि इससे सबसे पहला ये हुआ कि भारत का शासन सीधे महारानी एलिजाबेथ के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब भारत का वाइसराय कर दिया गया था। और यह वाइसराय जो था वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था भारत में, और जो प्रथम वाइसराय बना था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, यह कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो प्रावधान किया गया था और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। और तीसरा जो इसका प्रावधान था कि एक नई पद का सृजन किया गया, भारत के राज्य सचिव, जिसमें कि भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और जो इसका चौथा प्रावधान था वह था भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य परिषद का भी गठन किया गया, जो कि एक सलाहकारी समिति थी। और परिषद का जो अध्यक्ष था वह भारत सचिव को बनाया गया। और उसके बाद आया भारत में भारत परिषद अधिनियम, जो कि तीन श्रेणियों में आया, एक 1861, 1892 और 1909 में भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें हम पहला देखेंगे, जो कि है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसकी कुछ प्रमुख प्रावधान या विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें कि पहला है कि कानून बनाने की प्रक्रिया, इसके द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्य भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, जिसमें पहले थे बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, जिनको कि विधान परिषद में शामिल किया गया था। और यह पहला प्रयास था जिसमें कि भारतीयों को भी विधान परिषद में आने का मौका मिला था। और इसका दूसरी जो प्रावधान या विशेषता थी उसमें था कि विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। इस अधिनियम से विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया, या इसके मुख्य प्रावधान था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम या किस एक्ट के तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। वो था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें कि मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियां दे दी गई, जो कि
रेगुलेटिंग एक्ट 1873 द्वारा हुए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट कर दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी, जो कि पहले थी, जो कि केंद्रीय शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी, जिसने कि मद्रास के और मुंबई के गवर्नरों की शक्ति कम कर दी थी। लेकिन 1861 में इसको मुंबई और मद्रास की विधायी की शक्तियां उन्हें वापस दे दी गई। और तीसरा प्रावधान किया गया कि विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। चौथा प्रावधान था कि वायसराय को आपातकाल घोषित करने की शक्ति बिना काउंसिलिंग की संस्तुति के दी गई, जिसकी अवधि की 6 माह होनी थी। तो यह भी एक मुख्य प्रावधान था जिसके तहत वायसराय को आपातकाल घोषित करने की शक्ति दे दी गई थी। तो इसमें चौथा प्रावधान था कि वायसराय की शक्तियां बढ़ाई दी गई। पांचवा, और वायसराय की शक्तियां जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि आपातकाल घोषित करने की शक्ति बढ़ाई गई। और अब हम भारत परिषद अधिनियम में दूसरा अधिनियम दिखेंगे, जो कि है 1992 का भारत परिषद अधिनियम। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का ही रहा था। और दूसरा, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया था। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि और बजट पर बहस और कार्यपालिका के प्रश्न उत्तर देना की शक्ति या जवाबदेही बढ़ाई दी गई थी। और तीसरा इसमें था कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय संघ, व्यापार संघ, जमींदारों और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति भी दी गई। इस अधिनियम की जो मुख्य बात थी वह इस तरह थी कि विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति और चुनाव का प्रावधान था। तो इसमें क्या हुआ कि चुनाव का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें इस अधिनियम में चुनाव शब्द का उपयोग नहीं था, बल्कि चुनाव के लिए क्या उपयोग था, इसमें निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाले निकाय की प्रक्रिया कहा गया था चुनाव को। लेकिन चुनाव का प्रावधान इसमें किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और प्रमुख रूप से चुनाव का प्रावधान किया था। अब हम भारत परिषद अधिनियम में तीसरा जो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसको जो है मोर्ले मिंटू सुधार भी कहा जाता है। इसमें पहला प्रावधान यह था,
मोर्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, जो मोर्ले मिंटो सुधार कहा गया इसको। तो मोर्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राजा सचिव थे और मिंटो जो थे भारत में वाइसराय थे। और इसमें पहला प्रावधान यह था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। और दूसरा प्रावधान था, इसमें केंद्रीय परिषदों में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी। ठीक है, इसमें ये महत्वपूर्ण प्रावधान था कि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों तो बहुमत की अनुमति थी, लेकिन केंद्र में नहीं थी। अब इसमें तीसरा जो प्रावधान था वो था, पहली बार भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के एसोसिएशन बनाने का। और इसमें पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और जो पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और जो कि विधि सदस्य थे। विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसका जो मुख्य प्रावधान था वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, जो कि पहला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। आप एक प्रकार से ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की नींव रखने वाला ये कानून था, क्योंकि यहीं से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मामला बढ़ा था। इसमें ये हुआ था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, मतलब कि मुस्लिम मतदाता ही इसमें मतदान कर सकते थे मुसलमानों को चुनने के लिए। और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की इसलिए इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इसमें जो छठा जो प्रावधान था वो था, इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जिम्मेदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। अब हम भारत शासन अधिनियम 1919 को पर चर्चा करेंगे, जो है माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर उन्हें पृथक कर दिया, जिसमें राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। और राज्यों को अपनी सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया और केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया गया था। और दूसरा इसका प्रावधान था कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर मंत्री की सहायता से शासन करता था। मंत्री जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। और दूसरे जो है आरक्षित विषयों पर गवर्नर का कार्यपालिका परिषद से सहायता से शासन करना था। इस व्यवस्था से केंद्र में भी द्विशासन प्रणाली आ गई।
और द्विशासन का द्विसदनीय प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान आया था, तो वह था भारत शासन अधिनियम 1919। अब हम दूसरा इसमें देखेंगे इसकी चौथी जो विशेषता थी वह थी वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे होना आवश्यक हो गए थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था और सांप्रदायिक आधार पर सिख भारतीयों, ईसाइयों, अंगल भारतीयों, यूरोपियों हेतु पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। छठा है संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या पर मताधिकार दिया गया और इस लंदन में भारत का उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन किया गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त का कार्यालय सृजन किया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त स्थानांतरित कर दिया गया था और इसने एक सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। अंततः 1926 में सिविल सेवा की सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी के तहत केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया था। और 10वीं जो इसकी विशेषता थी वैधानिक आयोग का गठन। वैधानिक आयोग का गठन किया जाना था जो कि भारत के नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाना था, जिसकी रिपोर्ट 10 वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी 10 वर्ष बाद। और इसी के तहत आया था साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी कि निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व वैधानिक, जो कि हमने डिस्कस किया था वैधानिक आयोग, वो 2 वर्ष पहले ही आ गया था और नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की और आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया था और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्विशासन प्रणाली राज्य में इसने जो सिफारिशें दी थी साइमन कमीशन ने द्विशासन प्रणाली राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखने आदि सिफारिश की। आयोग की सिफारिशों हेतु ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोल में सम्मेलन हुए और चर्चा के आधार पर वैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र तैयार कर ब्रिटिश संसद की संयुक्त परवर समिति के समक्ष रखा गया और 1935 भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया। और इसके बाद जो प्रमुख है सांप्रदायिक अवॉर्ड, जिसने कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे
कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों, एंगल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी, बल्कि जो कि महत्वपूर्ण बात है कि दलितों के लिए भी इसे विस्तृत कर दिया, जिसमें कि दलितों का अलग निर्वाचन व्यवस्था से महात्मा गांधी जी बहुत व्यतीत हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की शारदा जेल में अनशन आरंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेता और दलित नेताओं ने इसका विरोध अंततः कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन की व्यवस्था रख गई है और दलितों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। तो इसको ध्यान रखना कि सांप्रदायिक अवार्ड किसने शुरू किया था? रेमजे मैकवर्ड ने। अब हम मुख्य चीज पर हम जो सबसे प्रमुख है भारत शासन अधिनियम 1935, इस पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम की ये विशेषता थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई, जिसने कि राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया और अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच यानी कि राज्यों के बीच 3 सूचियां बनाई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची थी। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान की अनुसूचियां, माफ कीजिएगा, सूचियां जो है जिसमें विषय बांटे गए हैं राज्य और केंद्र सरकार के साथ, तो वो किस अधिनियम के तहत आए थे? तो आया था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें अवशिष्ट शक्तियां, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी, हालांकि यह कभी लागू नहीं हो पाया। और इसमें दूसरा प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त तथा स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया। इसमें क्या हुआ है कि द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी कि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया गया। और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त भी हो गई। और इसमें जो तीसरा प्रावधान है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ। संघीय विषय अब स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त हो गए। इसमें क्या हुआ कि हालांकि यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। इसमें चौथी जो विशेषता थी, 11 राज्यों में से 6 में द्विशाधनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। दलित और जनजातीय महिलाओं, मजदूर वर्गों हेतु अलग निर्वाचन लाया गया और भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई। इसमें मुख्य है कि भारत रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वह था 1935 का भारत शासन अधिनियम। तीसरा जो कि 1934 में हुई थी। तीसरा है संघीय राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। ये मुख्य है कि संघीय राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। और इसमें जो मुख्य प्रावधान ये हुआ कि संघीय न्यायालय की स्थापना भी हो गई 1937 में। अब हमारा जो आखिरी जो इसमें टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
इसकी विशेषता है कि इसने ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया भारत में और 2 स्वतंत्र डोमिनो का संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया गया, भारत और पाकिस्तान, जो कि अलग हो गई। और इसमें वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजन हुआ और स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त करने की शक्ति दे दी गई, जो कि ब्रिटिश भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। 2 स्वतंत्र डोमिनो भारत पाकिस्तान संपूर्ण राष्ट्र बन गए और वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजन हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त करने की शक्ति इन दोनों डोमिनो को थी, भारत और पाकिस्तान को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त करने की शक्ति भी मिल गई। ब्रिटेन में भारत सचिव पद समाप्त कर शक्तियां राष्ट्रमंडल को स्थानांतरित कर दी गई। और चौथा प्रावधान था कि भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वह भारत या पाकिस्तान को चुन सकते हैं, उनमें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यह एक मुख्य प्रावधान है। और जो छठा है, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में की यानी नियुक्ति और पदों पर आरक्षण की शक्तियां भी समाप्त कर दी गई। तो धन्यवाद दोस्तों इस लेक्चर को पूरा सुनने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका